हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, वित्तीय संचालन। वित्तीय संचालन मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि वित्त का संचालन करना। सरल अर्थ में द्रव्य का संचालन करना अर्थात वित्तीय संचालन। द्रव्य व्यवसाय के लिए रक्त के समान है। रक्त मतलब जैसे कि शरीर को यदि जीवित रखना है तो उसमें रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को यदि कायम बनाए रखना है तो उसके लिए सतत द्रव्य की आवश्यकता होती है। द्रव्य मतलब रुपए की आवश्यकता होती है। रुधिराभिसरण के बिना मानव जीवन के अस्तित्व संभव नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य के बिना व्यावसायिक इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। पर्याप्त द्रव्य के बिना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया जा सकता, अर्थात द्रव्य प्रत्येक व्यवसाय की आधारशिला है। व्यवसाय के व्यवहारों का नियमित रूप से चलाए रखने के लिए द्रव्य अति आवश्यक है। वास्तव में द्रव्य ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ सभी आर्थिक क्रियाएं लगातार घूमती रहती है। वित्तीय संचालन ऐसे संचालन प्रवृत्ति है जो वित्तीय साधनों के आयोजन और नियंत्रण से संबंधित है। वित्तीय संचालन वित्तीय साधनों का इस प्रकार उपयोग करता है जिससे संतोषजनक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए द्रव्य का महत्तम उपयोग किया जा सकता है। समय बीतने के साथ वित्तीय संचालन का कार्यक्षेत्र भी विकसित हुआ है। तो देखते हैं वित्तीय संचालन का विचार और व्याख्या। व्यवहार में वित्त कार्यों का संचालन करना अर्थात वित्तीय संचालन। व्यवसाय की सभी वित्तीय प्रवृत्तियों के पहलुओं का समावेश वित्तीय संचालन में होता है। वित्तीय संचालन वित्तीय विषयक निर्णय लेता है और उसे लागू करता है। प्रोफेसर F.W. पाइस के कथनानुसार द्रव्य के उपयोग पर आधारित आधुनिक अर्थतंत्र में वित्तीय संचालन अर्थात जब द्रव्य की आवश्यकता हो तो द्रव्य प्राप्त होता रहे ऐसी व्यवस्था करना। अब वित्त की व्यवस्था करना मतलब कि जब भी वित्त की आवश्यकता हो रही है तो उस समय वित्त की व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? वित्तीय संचालन। रेमंड जे चैम्बर्स के कथनानुसार वित्तीय संचालन अर्थात वित्तीय संबंधी निर्णय लेना, उसको सरलता से लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करना और उसकी समालोचना करना। इसी प्रकार प्रोफेसर M. किम्बाल के अनुसार वित्तीय संचालन अर्थात कोष प्राप्त करना, उसका महत्तम उपयोग करना और उसका योग्य विभाजन करना। इन सभी व्याख्याओं से स्पष्ट होता है कि वित्तीय संचालन का क्षेत्र इतना विशाल है कि जिसमें व्यवसाय के प्रारंभ से उसके विस्तार और उसके अंत तक व्यवसाय के सभी वित्तीय निर्णय उसमें समा जाते हैं। अभी हम देखते हैं वित्तीय संचालन के लक्षण। सबसे पहला लक्षण है संचालन की शाखा। वित्तीय संचालन संचालन की एक शाखा है जिसमें द्रव्य के उपयोग के लिए आयोजन और नियंत्रण के कार्य का समावेश किया जाता है। दूसरा है विशाल कार्यक्षेत्र। वित्तीय संचालन का कार्यक्षेत्र इतना विशाल है जिसमें द्रव्य की आवश्यकता का अनुमान, प्राप्ति, महत्तम उपयोग, उचित वितरण और उसके आयोजन तथा नियंत्रण का समावेश इसके अंतर्गत होता है। व्यवसाय के प्रारंभ से उसके अंत तक के सभी वित्तीय कार्यों का समावेश इसमें होता है। नेक्स्ट है संचालकीय निर्णयों का आधार। संचालकीय निर्णयों के लिए वित्तीय संचालन आधार प्रदान करता है। उत्पादन, विक्रय, संशोधन और विकास आदि से संबंधित निर्णय वित्तीय संचालन पर आधारित होते हैं। चौथा है वित्तीय निर्णयों से संबंध। विनियोग, पूंजी ढांचा और डिविडेंड नीति संबंधी निर्णयों के साथ वित्तीय संचालन का संबंध होता है। वित्तीय संचालन निर्णय प्रक्रिया में आधुनिक
गणित की पद्धतियों का उपयोग करता है। 5वां है मालिक के महत्तम कल्याण का उद्देश्य। मालिक के महत्तम आर्थिक कल्याण के लिए वित्तीय संचालन 2 दृष्टिकोण अपनाता है। पहला तो है महत्तम लाभ और दूसरा है महत्तम संपत्ति। 6ठा है चाबी स्वरूप स्थान। वित्तीय संचालन संचालक की प्रवृत्ति है और व्यावसायिक इकाई के व्यवस्थाकीय ढांचा में इसका चाबी स्वरूप स्थान होता है। चाबी क्या कार्य करती है? ताले को खोलने का। तो इसी प्रकार से व्यावसायिक इकाई में व्यवस्थाकीय ढांचे में इसका चाबी के समान स्थान होता है, मतलब कि यह किसी भी तरह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। 7वां है संचालन के अन्य विस्तारों के साथ संबंध। व्यवसाय की अधिकतर प्रवृत्तियाँ जैसे कि उत्पादन, विक्रय, बाजार संशोधन आदि वित्त के साथ जुड़ी होती है। वित्तीय संचालन में पर्याप्त मात्रा में कोष होंगे तो उत्पादन नीति, विक्रय नीति आदि के निर्माण में अधिक परिवर्तन होंगे। अर्थात वित्तीय संचालन के अलग अलग विस्तार जैसे कि उत्पादन संचालन, बाजार संचालन, कर्मचारी संचालन के साथ संबंधित है। अगला है 2 भागों में विभाजन। वित्तीय संचालन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्थायी पूंजी का संचालन और कार्यशील पूंजी का संचालन। स्थायी पूंजी के संचालन में स्थायी संपत्तियां जैसे कि मकान, यंत्र, जमीन आदि के विस्तारण के लिए आयोजन का समावेश होता है, जबकि कार्यशील पूंजी का संचालन दैनिक खर्चों के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं वित्तीय संचालन के क्या उद्देश्य है। देखिए, वित्तीय संचालन का उद्देश्य मालिक का महत्तम आर्थिक कल्याण का होना चाहिए। वित्तीय संचालन वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा मालिक का आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य रखता है। जो कंपनी के अंशधारक हैं, इसके लिए नीचे के 2 दृष्टिकोण हैं। पहला है महत्तम लाभ का उद्देश्य और दूसरा है महत्तम संपत्ति का उद्देश्य। तो सबसे पहले देखेंगे महत्तम लाभ का उद्देश्य। महत्तम लाभ अर्थात कंपनी की आय महत्तम करना। कंपनी में विनियोग करने वाले अधिकतम डिविडेंड प्राप्त करने की आशा से कंपनी के अंश खरीदते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार कंपनी को उसे प्राप्त साधनों द्वारा अधिकतम लाभ कमाना चाहिए और डिविडेंड नीति लाभ के महत्तमीकरण पर आधारित होनी चाहिए। यह सिद्धांत अधिकतर सूचित करता है कि कंपनी की मात्र लाभदायक प्रोजेक्ट ही स्वीकार करने चाहिए। महत्तम लाभ के उद्देश्य द्वारा कंपनी प्रति अंश आय में वृद्धि कर सकती है। दूसरा है महत्तम संपत्ति का उद्देश्य। अधिकतम संपत्ति का उद्देश्य शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में भी जाना जाता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य अंशधारकों को संपत्ति का सृजन करता है। इस प्रकार संपत्ति के शुद्ध वर्तमान मूल्यों में वृद्धि करें ऐसे वित्तीय निर्णय ही कंपनी को स्वीकार करने चाहिए। महत्तम संपत्ति का दृष्टिकोण नगद प्रवाह के ख्याल पर आधारित है। इस दृष्टिकोण में नगद प्रवाह को मापदंड के रूप में माना जाता है और हिसाबी रकम की अवगणना की जाती है। संपत्ति के वर्तमान मूल्य और आवश्यक पूंजी विनियोग के बीच का अंतर अर्थात संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य। संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य बराबर संपत्ति का वर्तमान मूल्य माइनस संपत्ति के लिए आवश्यक पूंजी विनियोग। वित्तीय संचालन को ऐसे वित्तीय निर्णय लेने चाहिए जिससे कंपनी की संपत्ति महत्तम बने। यदि कंपनी द्वारा संपत्ति का महत्तमीकरण किया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अंश बाजार में कंपनी के अंश के मूल्य पर पड़ेगा। अंश बाजार में अंश का मूल्य बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप अंशधारकों की संपत्ति अधिकतम होगी, जिस कारण अंशधारकों की संपत्ति में वृद्धि होती है। वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्तम संपत्ति के उद्देश्य को उचित और संपूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया है।
अधिकतम लाभ के दृष्टिकोण की तुलना में अधिकतम संपत्ति का दृष्टिकोण बढ़कर है। प्रोफेसर सोलोमन महत्तम संपत्ति के उद्देश्य की तरफदारी करते हैं। अभी हम देखेंगे वित्तीय संचालन का महत्व। सन 1990 के पश्चात विश्व स्तर पर व्यावसायिक पर्यावरण और आर्थिक समकालीन प्रवाहों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय संचालन के महत्व में वृद्धि हुई है। पहला है वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान। निश्चित समय दौरान व्यवसाय के लिए दीर्घ समय की और अल्प समय की पूंजी की आवश्यकता कितनी होगी और इसका अनुमान वित्तीय संचालन करता है। सेकंड है द्रव्य प्राप्ति। वित्तीय संचालन पूंजी की प्राप्ति के मितव्ययी स्थानों का चुनाव करके अल्प लागत में पूंजी प्राप्त करता है। तीसरा है आयोजन और नियंत्रण। द्रव्य का उपयोग मितव्ययी रूप से हो, इसके लिए द्रव्य के आयोजन के साथ नियंत्रण करता है। चौथा है वित्त का विभाजन। अलग अलग विभागों के मध्य वित्त का इस प्रकार विभाजन करता है कि जिससे प्रत्येक विभाग को पर्याप्त मात्रा में द्रव्य मिल सके, मतलब किसी भी विभाग को द्रव्य की कमी महसूस न हो। अगला है तरलता बनाए रखना। नगद प्रवाह पत्रक और नगद बजट तैयार करके तरलता बनाए रखता है, जिससे निश्चित रोकड़ शेष हाथ पर रखी जा सकती है। नेक्स्ट है आय का वितरण। लाभ का कितना हिस्सा अंशधारकों के मध्य डिविडेंड के रूप में वितरित करना और लाभ का कितना भाग को व्यवसाय में फिर से विनियोग करना, यह तय किया जाता है। सातवां है चालू संपत्तियों का संचालन। चालू संपत्तियों में नकद, देनदार, माल सामग्री, विक्रय पात्र जामीनगिरियाँ, बैंक शेष आदि का समावेश होता है। यह चालू संपत्तियों के विनियोग के लिए नीति का निर्माण करता है। अगला है वित्तीय निर्णय। वित्तीय संचालन पूंजी बजट, डिविडेंड नीति, लाभ का पुनः विनियोग आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और यह अलग अलग वित्तीय निर्णयों के मध्य संकलन बनाता है, जैसे कि डिविडेंड नीति और लाभ का पुनः विनियोग के मध्य संकलन। नवा है व्यवसाय की शाख में वृद्धि। व्यवसाय की प्रगति और विकास में वित्तीय संचालन महत्वपूर्ण योगदान देता है। कार्यक्षम वित्तीय संचालन वित्तीय अनुकूलताएं उत्पन्न करता है, जिससे कर्मचारियों को वेतन और लेनदारों को समय पर भुगतान किया जा सकता है। इसका परिणाम होता है कि शाख में निरंतर वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे वित्तीय निर्णय, मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस। वित्तीय संचालन द्रव्य कार्य के साथ संबंधित होने से इसे द्रव्य कार्य के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इस संदर्भ में वित्तीय संचालन में निम्न बताए गए 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेने होते हैं। फर्स्ट है विनियोग संबंधी निर्णय, सेकंड है वित्त संबंधी निर्णय और थर्ड है डिविडेंड संबंधी निर्णय। तो सबसे पहले हम देखते हैं विनियोग संबंधी निर्णय। व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों में दीर्घकाल के लिए स्थायी पूंजी का विनियोग होता है। भाई जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो उसके लिए स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होती है। तो स्थायी संपत्तियों में जो विनियोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? दीर्घ समय के लिए स्थायी रूप से किया जाता है। यदि स्थायी संपत्तियों में भविष्य में पूंजी कोष का विनियोग करना है तो उन संपत्तियों का चुनाव और उसमें विनियोग संबंधी निर्णय वित्तीय संचालक को लेने पड़ते हैं। विनियोग संबंधी निर्णय का पूंजी बजटिंग कहते हैं। विनियोग संबंधी निर्णयों में जोखिम का तत्व बना होता है, इसीलिए विनियोग संबंधी निर्णयों का मूल्यांकन अपेक्षित प्रतिफल और जोखिम के संदर्भ में होना चाहिए। जब वित्तीय संचालक के पास द्रव्य का विनियोग करने के लिए एक से अधिक विकल्प हो, तब स्थायी संपत्तियों में निवेश संबंधी निर्णय लेने
में पूंजी बजटिंग की विविध पद्धतियों का उपयोग होता है, जैसे कि भुगतान वापस पद्धति, प्रतिफल की दर की पद्धति, बट्टा या नकद प्रवाह की पद्धति इत्यादि। नकद संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व। अब नकद संबंधी मतलब रोकड़ से संबंधित जो भी निर्णय है उनको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं ये हम जानेंगे। देखिए, कुल पूंजी की आवश्यकता ये प्रभावित करती है नकद संबंधी निर्णयों को। फिर विनियोग में भविष्य में प्राप्त होने वाली अनुमानित प्रतिफल का दर और लाभदायकता, विनियोग में से अनुमानित मिलने योग्य शुद्ध नकद प्रवाह, विनियोग में जोखिम का तत्व, विनियोग करने के पश्चात कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, विनियोग की आर्थिक उपयोगिता और उसकी अनुमानित आयु, विनियोग का महत्व, पूंजी का माप, भविष्य की आय की निश्चितता या अनिश्चितता। इस प्रकार से ये सारे तत्व नकद संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, मतलब रोकड़ से संबंधित जो भी निर्णय है उन सभी को प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे हम वित्त संबंधी निर्णय। विनियोग संबंधी निर्णय कंपनी की संपत्तियों के साथ जुड़े हैं, जबकि वित्त संबंधी निर्णय पूंजी ढांचे के साथ जुड़े होते हैं। कंपनी का पूंजी ढांचा इक्विटी अंश का, इक्विटी अंश और प्रेफरेंस अंश का, इक्विटी अंश और डिबेंचर का, इक्विटी अंश और प्रेफरेंस अंश और ऋणों का बना होता है। पूंजी ढांचा मालिकी की पूंजी और ऋणों का मिश्रण है। वित्तीय संचालन को पूंजी ढांचा में इक्विटी पूंजी और ऋणों की मात्रा कितनी रखनी है इस संबंध में निर्णय लेना होता है। पूंजी ढांचे में इक्विटी पूंजी और ऋणों के मध्य संतुलन आवश्यक है। इक्विटी पूंजी और ऋणों की योग्य मात्रा वाले पूंजी ढांचे को आदर्श पूंजी ढांचा कहा जाता है। आदर्श पूंजी ढांचा अल्प जोखिमी और महत्तम प्रतिफल देता है। अभी हम देखते हैं वित्तीय संबंधित निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक तत्व और उसके बाद देखेंगे बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व में है व्यवसाय का प्रकार या स्वरूप, व्यवसाय का कद, व्यवसाय का विकास, वित्तीय आवश्यकता, संपत्तियों का स्वरूप और आवश्यकताएं, संचालकों की मनोवृत्ति, ये सारे आंतरिक तत्व वित्त संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। और बाह्य तत्व देखेंगे पूंजी बाजार की परिस्थिति, जामीनगिरियाँ, निर्गमित करने का खर्च, विनियोगकर्ताओं की मनोवृत्ति, बाजार में प्रवर्तमान ब्याज दर, कानूनी नियंत्रण, संस्था के विनियोगकर्ता आदि, ये सारे बाह्य तत्व भी वित्तीय संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं। अभी हम देखेंगे डिविडेंड संबंधी निर्णय। डिविडेंड कंपनी के लाभ का हिस्सा है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी में जो लाभ होता है उसका एक भाग होता है, उसके अंशधारकों के मध्य। अब उसे क्या किया जाता है? अंशधारकों के बीच बांटा जाता है। डिविडेंड अंशधारकों को उनके विनियोग पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल होता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार डिविडेंड मात्र नकद या चेक द्वारा ही चुकाया जा सकता है। अंशों की भरपाई हुई पूंजी पर ही डिविडेंड चुकाया जाता है। जिन अंशों की भरपाई हो चुकी है उन्हीं अंशों पर डिविडेंड दिया जाता है। वित्तीय संचालक को तय करना होता है कि लाभ का कितना भाग डिविडेंड के रूप में बांटना है और लाभ का कितना भाग व्यवसाय में रखना है। व्यवसाय की प्रतिधारिता आय कंपनी के लिए वित्त प्राप्ति का महत्वपूर्ण आंतरिक प्राप्ति स्थान है। डिविडेंड का भुगतान कंपनी के अंश बाजार मूल्य को प्रभावित करता है। लाभ का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरित किया जाए तो लाभ का पुनः विनियोग कम हो जाता है। दूसरी तरफ लाभ के बड़े हिस्से का पुनः विनियोग हो तो डिविडेंड के लिए कम रकम रहती है। अभी हम देखते हैं डिविडेंड संबंधित निर्णयों।
को प्रभावित करने वाले ऐसा कौन से तत्व है। तो सबसे पहले चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का वितरण पात्र लाभ, भविष्य में आय का अनुमान, गत वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा चुकाई गई डिविडेंड की दर, व्यवसाय में लाभ के पुनः विनियोग की आवश्यकता, वर्तमान समय में कंपनी की वित्तीय परिस्थिति और वित्तीय आवश्यकताएं, कंपनी के पास सुरक्षित कोषों की मात्रा, भविष्य में लाभदायक विनियोग का आयोजन, कंपनी के संचालकों की मनोवृत्ति, कर नीति, कानूनी नियंत्रण, कंपनी के अंशधारकों की अपेक्षा, पूंजी अंशधारकों की अपेक्षा, पूंजी बाजार की स्थिति, कंपनी की विकास दर और कंपनी की तरलता की स्थिति, ये सारे तत्व डिविडेंड संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आगे हम देखेंगे पूंजी कोष। तो इसके विचार और व्याख्या देखते हैं कि वित्तीय योजना के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान अर्थात पूंजीकरण के प्रश्न। दूसरा है पूंजी की प्राप्ति स्थान निश्चित करना अर्थात पूंजी ढांचा के प्रश्न। कंपनी अलग अलग प्राप्ति स्थानों से आवश्यक पूंजी कोष प्राप्त कर सकती है। कंपनी विविध प्रकार की जामीनगिरियां जैसे इक्विटी अंश, रेफरेंस अंश, डिबेंचर आदि निर्गमित करके पूंजी प्राप्त करती है। विविध प्रकार की जामीनगिरियां कितनी मात्रा में निर्गमित करनी है, इस संबंध में निर्णय वित्तीय संचालक को करना होता है। पूंजी ढांचा अर्थात पूंजी प्राप्ति के विविध स्थान जैसे कि इक्विटी अंश, रेफरेंस अंश, डिबेंचर, सुरक्षित कोष आदि ऋण कोष का मिश्रण। इस संदर्भ में गैस्टनबर्ग के कथनानुसार जामीनगिरियों के प्रकार संबंधी निर्णय कंपनी पूंजी ढांचे के प्रतिबिंब होते हैं। अभी हम व्याख्या देखते हैं। सरल शब्दों में पूंजी ढांचा अर्थात कंपनी द्वारा अपनी आवश्यक पूंजी प्राप्ति के लिए उपयोग में लिए गए विविध प्राप्ति स्थानों का मिश्रण। होगलैंड के अनुसार पूंजी ढांचा अर्थात द्रव्य प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा निर्गमित जामीनगिरियों और उपयोग में लिए गए विविध प्राप्ति स्थानों का विस्तार तथा उनके बीच की मात्रा। तो इस प्रकार से पूंजी ढांचा अर्थात क्या होता है कि कंपनी के द्वारा अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उपयोग में लिए गए अलग अलग प्राप्ति स्थानों का जो मिश्रण होता है उसे पूंजी ढांचा कहा जाता है। अभी हम देखते हैं आदर्श पूंजी ढांचे के कौन कौन से लक्षण हैं। फर्स्ट है सरलता। कम से कम प्रकार की जामीनगिरियां निर्गमित की जाए तो प्रबंधकीय दृष्टि से पूंजी ढांचा सरल होता है। दूसरा है लाभदायकता। कंपनी का लाभ अधिकतम रहे, इस प्रकार से पूंजी ढांचा की योजना होनी चाहिए। भाई पूंजी ढांचे की जो योजना बनाई गई है वो कैसी होनी चाहिए कि कंपनी को बहुत अधिक से अधिक लाभ हो। पर्याप्त वित्त। पूंजी ढांचे में विविध प्राप्ति स्थानों का संयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे पर्याप्त वित्त प्राप्त हो जाए, मतलब जितनी वित्त की आवश्यकता है उतना वित्त आसानी से प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से पूंजी ढांचा बना होना चाहिए। अगला है परिवर्तनशीलता। कंपनी का ढांचा परिवर्तनशील होना चाहिए जिससे परिवर्तन परिस्थिति में और आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। पूंजी ढांचा ऐसा होता है जिसमें आवश्यकता होने पर उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है परिस्थिति को देखते हुए। नेक्स्ट है मितव्ययिता। पूंजी ढांचे में विविध प्राप्ति स्थानों का संयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे पूंजी की लागत अल्पतम रहे, मतलब उसमें पूंजी की लागत कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है संतुलन। मालिकी की पूंजी और उधार की पूंजी के बीच उचित संतुलन बना होना चाहिए। अगला है तरलता। दायित्व
या देना का भुगतान समय पर हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था पूंजी ढांचे में होनी आवश्यक है। अगला है आकर्षण। विविध विनियोगकर्ताओं को विनियोग करने के लिए आकर्षित कर सके, ऐसा होना चाहिए। भाई पूंजी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, विविध प्रकार के अलग अलग विनियोगकर्ताओं को आकर्षित करे। किसके लिए? पूंजी विनियोग करने के लिए। नेक्स्ट है सुदृढ़ता। उधार की पूंजी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि जिससे ब्याज का बोझ सहन न हो और दिवालिया होने का जोखिम उत्पन्न हो जाए। आगे देखते हैं, ये क्या हो गए सारे हमने अभी देखे पूंजी ढांचे के लक्षण, मतलब पूंजी ढांचे में ये सारे लक्षण हैं। तो पूंजी ढांचा कैसा बना है? सही बना हुआ है। आगे देखते हैं पूंजी ढांचे के प्रकार। पूंजी ढांचे के प्रकार यह आपको एक चित्र के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है मात्र इक्विटी अंश का पूंजी ढांचा। सेकंड है इक्विटी अंश के साथ प्रेफरेंस अंश का पूंजी ढांचा। फिर थर्ड है इक्विटी अंश के साथ डिबेंचर का पूंजी ढांचा। फिर नेक्स्ट है इक्विटी अंश के साथ प्रेफरेंस अंश और डिबेंचर का पूंजी ढांचा। तो ये सभी क्या दिए गए हैं पूंजी ढांचे के प्रकार। अभी हम देखेंगे पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्व, आंतरिक तत्व अलग है और बाह्य तत्व अलग है। सबसे पहले आंतरिक तत्व में हम देखते हैं, पहला है व्यवसाय का प्रकार। उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि व्यापारी इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। सेवा देने वाली इकाइयों में सेवा के प्रकार के आधार पर स्थायी पूंजी विनियोग तय होता है। सेकेंड है व्यवसाय का कद। मतलब देखो, व्यवसाय का प्रकार क्या निर्धारित करता है कि व्यवसाय में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। दूसरा दिया है व्यवसाय का कद। बड़े कद की इकाइयों की प्रवृत्तियाँ बड़ी होती है, मतलब कि विशाल होती है, तो इसके कारण इसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता का प्रमाण भी अधिक होता है। और छोटे आकार वाली जो औद्योगिक इकाइयाँ होती है उसमें कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यापारी इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता अल्प होती है। तीसरा देखेंगे व्यवसाय की आय का अनुमान। व्यवसाय की आय स्थिर या अस्थिर हो सकती है। कंपनी की भविष्य में अंदाजित आय स्थिर और अच्छी मात्रा में हो तो कंपनी उधार की पूंजी पर आधार रख सकती है। भाई यदि कंपनी की आय जो है वह स्थिर है या अस्थिर है, वह निश्चित नहीं होता है ना। कभी स्थिर भी हो सकती है और कभी अस्थिर भी हो सकती है। तो कंपनी की आय यदि स्थिर और अच्छी मात्रा में हो रही है तो कंपनी क्या कर सकती है, अपनी उधार की जो पूंजी का आधार है वह रख सकती है, मतलब कि उधार रख सकती है। यदि इनकम ही नहीं हो रही है तो कंपनी उधार रख सकती है क्या? नहीं। तो अगर रखेगी भी तो किसके बेस पर रखेगी। इसीलिए नेक्स्ट देखेंगे संपत्तियों का स्वरूप और आवश्यकता। विशाल पैमाने पर संपत्तियों की व्यवसाय में अधिक आवश्यकता हो तब पूंजी ढांचे में इक्विटी अंश की मात्रा अधिक होती है। स्थायी संपत्तियों में विनियोग अधिक होने के कारण संपत्तियां खरीदे या भाड़ा पट्टा से ले यह विचार किया जाता है। अगला है संचालकों की मनोवृत्ति। यदि कंपनी के संचालक कंपनी पर अपना संचालकीय नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं तो वे अधिक मात्रा में इक्विटी अंश न निर्गमित करके प्रेफरेंस अंश या डिबेंचर पर अधिक आधार रखते हैं। छठा है वित्तीय आवश्यकताएं। अल्प मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो तो मात्र इक्विटी अंश निर्गमित करके पूंजी एकत्र की जा सकती है, लेकिन विशाल पूंजी कोष की आवश्यकता है तो विविध प्रकार की जामीनगिरियां निर्गमित करनी पड़ती है। इसके अलावा
पूंजी ढांचा तैयार करते समय दीर्घ समय के ध्येय, योजनाएं, भावी विकास की संभावनाएं आदि के लिए भविष्य में कितनी वित्तीय आवश्यकता होगी इसका ध्यान करना पड़ता है। 7वां है पूंजी की आवश्यकता का समय। यदि पूंजी की आवश्यकता स्थायी हो तो इक्विटी अंश निर्गमित करना पसंद करेंगे। दूसरी ओर कंपनी को अल्प समय के लिए पूंजी की आवश्यकता हो तो डिबेंचर या प्रेफरेंस अंश द्वारा पूंजी प्राप्त करेंगे। अभी हम देखते हैं बाह्य तत्व। पहला है पूंजी बाजार में तेजी मंदी की स्थिति। मंदी के समय विनियोगकर्ता ब्याज की स्थिर आय के लिए इक्विटी अंश में नहीं बल्कि डिबेंचर में विनियोग करना पसंद करेगा, जबकि तेजी के समय में ऊंचे डिविडेंड की अपेक्षा में निवेशक इक्विटी शेयर में निवेश करना पसंद करेंगे। इस तरह पूंजी ढांचे की रचना का आधार प्रवर्तमान रवैये पर है। सेकंड है बाजार में प्रवर्तमान ब्याज दर। पूंजी बाजार में प्रवर्तमान ब्याज दर ऊंचा हो तो इक्विटी अंश निर्गमित करके कोष प्राप्त करने की मनोवृत्ति होती है, क्योंकि उधार की पूंजी पर अधिक ब्याज चुकाना कंपनी के लिए बोझ रूप होता है। लेकिन प्रवर्तमान ब्याज दर कम हो तो पूंजी ढांचे में डिबेंचर को भी स्थान दिया जाता है। तीसरा है पूंजी लागत, जामीनगिरियों को निर्गमित करने का खर्च। पूंजी एकत्र करने के लिए जामीनगिरियां निर्गमित की जाए तब कंपनी को विज्ञापन पत्र निर्गमित करने का खर्च, दलाली आदि व्यय करने पड़ते हैं। जैसे कि खर्च अधिक वैसे पूंजी लागत अधिक। विविध प्रकार की जामीनगिरियां को निर्गमित करने के खर्च अलग अलग होते हैं, जबकि डिबेंचर निर्गमित करने का खर्च अन्य जामीनगिरियों को निर्गमित करने की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है कानूनी नियंत्रण। पूंजी ढांचा पसंद करते समय कानूनी नियंत्रणों का भी ध्यान रखा जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार जामीनगिरियां निर्गमित करके पूंजी कोष प्राप्त करती हुई कंपनी को इक्विटी अंश अनिवार्य रूप से निर्गमित करने पड़ते हैं। इसके अलावा सेबी के नियम, आरबीआई के नियम, कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है कर नीति। कर की मात्रा ऊंची हो तो कंपनी की डिबेंचर निर्गमित करके अधिक पूंजी कोष प्राप्त करने की मनोवृत्ति होती है, जिससे डिबेंचर पर चुकाई गई ब्याज की रकम कर के उद्देश्य से आय में से कटौती के रूप में वापस प्राप्त की जा सके। इसी तरह डिविडेंड की आय कर मुक्त हो तो डिविडेंड की आय पर नीचे दर पर कर वसूला जाता हो, तब स्वाभाविक है कि निवेशकों में इक्विटी अंश अधिक लोकप्रिय बन जाता है। अगला है संस्थाकीय विनियोगकर्ता। बीमा कंपनियां, बैंक, राज्य और केंद्र सरकार के वित्त कॉरपोरेशन, वित्तीय संस्थाएं आदि अपने स्थापित नियमों और शर्तों के अधीन रहकर कंपनियों के अंश और डिबेंचरों में विनियोग करते हैं। पूंजी ढांचा की रचना करते समय या पूंजी ढांचे की रचना में परिवर्तन करते समय इन सभी संस्थाओं की मनोवृत्ति और शर्तों पर विचार किया जाता है। अगला है विदेशी संस्थाकीय विनियोगकर्ता। विदेशी विनियोगकर्ता संस्था एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना और पंजीकरण भारत के बाहर हुआ हो और जिसका उद्देश्य भारत के प्राथमिक और गौण बाजार में तय की गई जामीनगिरियों में विनियोग करना होता है। विदेशी विनियोग संस्थाओं को सेबी के समक्ष अपना पंजीकरण करवाना होता है। इन संस्थाओं को भारतीय कंपनी के अंश, डिबेंचर क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है। इस प्रकार से कार्यशील पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य तत्व हमने पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम कार्यशील पूंजी के बारे में देखेंगे।